हमने चैप्टर नंबर 20 की एक्सरसाइज की है और चैप्टर वहाँ हमने पूर्ण कर दिया है। आज के हमारे वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 21, जिनका नाम है क्रांतिकारी शेखर का बचपन। और इनके लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ये इनके लेखक है। और ये जो गद्य है उनके अंदर हमें क्रांतिकारी जो शेखर है उसके बचपन की बात की है। तो सबसे पहले हम हमारे लेखक का परिचय लेंगे। उनका जन्म सन 1911 इसी सन में और उनका निधन सन 1987 ईस्वी सन में हुआ था। आधुनिक हिंदी काव्य धारा में नई कविता के प्रमुख कवि एवं बहुचर्चित उपन्यासकार के रूप में अग्नेय जी का नाम एवं प्रदान उल्लेखनीय है। उनका जन्म 9 मार्च 1911 में कसाया कुशीनगर में हुआ। बचपन का 1911-1915 का समय लखनऊ में बीता। बाद में कुछ समय के लिए वे श्रीनगर और जम्मू में रहे। उन्होंने लाहौर के एक कॉलेज में बीएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। क्रांतिकारी दल में सक्रिय भाग लेने के कारण उन्हें कारागार में रहना पड़ा। उन्होंने सैनिक और विशाल भारत का संपादन भी किया। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय साहित्य और संस्कृति के अध्यापक के रूप में काम किया। अग्नेय जी विद्रोही व्यक्ति रहे हैं। विद्रोह उनके साहित्य की मूल चेतना है। उनका उपन्यास शेखर एक जीवनी प्रेमचंद के गोदान के बाद सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने नदी के दीप और अपने अपने अजनबी उपन्यास भी लिखे हैं। वे हिंदी कविता में प्रयोगवादी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्हें आंगन के पार द्वारा काव्य कृति पर साहित्य अकादमी के पुरस्कृत किया। कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। भग्नदूत, चिंता, इत्यालम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, अरियो करुणा, प्रभामय उनकी प्रमुख काव्य कृतियां है। उन्होंने तार सप्तक का भी संपादन किया था। तो ये थे हमारे लेखक सच्चिदानंद जी, जिनका हमने परिचय लिया। बहुत बड़ा परिचय है। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं हमें दी है। उन्होंने बहुत सारे उपन्यास भी लिखे हैं। प्रेमचंद जी उपन्यास के लिए खूब प्रसिद्ध है। जो प्रेमचंद जी का जो उपन्यास है, उनके उपन्यास के बाद ये इनका जो शेखर का उपन्यास है, ये उनका दूसरा उपन्यास है। उनके बाद ये प्रथम प्रसिद्ध हुआ था, ऐसा प्रसिद्ध उपन्यास है। सॉरी बच्चों, बीच में ये थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, ये बंद हो गया था। तो ये प्रेमचंद जी के बाद दूसरे ऐसे उपन्यासकार माने जाते हैं। ये भी इतने प्रसिद्ध थे। तो ये थे हमारे लेखक सच्चिदानंद जी। फिर आगे हमें वो क्रांतिकारी शेखर का बचपन किस तरह से बीता, इस गद्य के बारे में बताते हुए, इस चैप्टर की बात करते हुए कहते हैं कि क्रांतिकारी शेखर का बचपन उनके प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग 1 का अंश है। उन्होंने जो लिखा है उपन्यास शेखर एक जीवनी, उनका जो पहला भाग है उनके अंदर से ये चैप्टर हमारे लिए यहाँ लिया गया है। उनका एक अंश है। यह उपन्यास 1940 ईस्वी सन में लिखा गया था। बचपन से लेकर कॉलेज जीवन तक का जीवन चित्र है। शेखर का जीवन दर्शन स्वातंत्र्य की खोज लक्षित है। वह लील पर चलने वाला नहीं है। शेखर का बचपन क्रांतिकारी विचारों से अभिभूत था। वह ब्रिटिश शासन का जबरदस्त विरोधी
और स्वदेशी चीजों का चाहक अंग्रेजी के बजाय हिंदी का हिमायती। बचपन के उसके जीवन का कुछ अंश इस उपन्यास अंश में संकलित है। तो जो हमारा ये नायक है हमारे इस गद्य का, जिसका नाम है शेखर, हम जानते हैं चंद्रशेखर आजाद, जो सॉरी ये थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। तो इस गद्य के अंदर हमें चंद्रशेखर की बात की है, जब वो बचपन में किस तरह से थे। हम जानते हैं कि एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे चंद्रशेखर आजाद, जिनका नाम हमने सुना है। यहाँ उनके जीवन की कुछ बातें हैं। वो बचपन से ही क्रांतिकारी विचारों के थे। वो स्वदेशी को ज्यादा मान देते थे, गांधी जी वगैरह को जब वो सुनते थे वगैरह को, तो उनके अंदर भी अपने देश के प्रति उनको आजाद करवाने की जब बातें, उनकी आजादी की जो लड़वैयों ने जो जंग चलाई थी, वो उस समय, ये 1940 की बात है, तब हमें अभी आजादी नहीं मिली थी। आजादी हमें मिली 1947 के अंदर। ये तब की बात है जब शेखर छोटा था। बचपन से लेकर उनके कॉलेज तक की बात हमें यहाँ बताई है कि बचपन में वो कैसा रहा। तो कि बचपन में जब गांधी जी स्वदेशी वस्त्रों की बातें करते थे, विदेशी वस्त्रों को पहनने का छोड़ देना की बातें, स्वदेशी को अपनाने की बातें कर रहे थे, तो शेखर के पास स्वदेशी कपड़े बहुत कम थे। तो उस वजह से वो क्या करता था कि उन्होंने घर के बाहर निकलना ही छोड़ दिया और जितने भी उनके पास स्वदेशी वस्त्र थे वही वो पहनते थे। बाकी के वस्त्र उन्होंने एक तरफ रख दिया था। पर एक बार मौका मिलता है तो घर के अंदर जितने भी विदेशी वस्त्र थे वो सारे के सारे वस्त्र दिए के तेल से लेकर जला डाले। फिर उनको उनके घर में उनकी अम्मी की डांट भी सुननी पड़ती है। तो इस तरह के उनके विचार थे और वो हिंदी भाषा को प्रभुत्व देते थे। वो अंग्रेजी भाषा बोलना नहीं चाहते थे। उनको बचपन से ही उनके घर में अंग्रेजी सिखाया जाता था। उनका पहला गुरु अंग्रेजी था और उनको जो रखने वाली उनकी आया थी वो भी पारसी थी, पर उनको फिर भी अंग्रेजी से नफरत थी। उनको अंग्रेजी अच्छा नहीं लगता था। उनको अपने देश के प्रति, अपने देश की भाषा, वो अपनी राष्ट्रभाषा को अपनाना चाहते थे। फिर वो उनको अच्छी तरह से हिंदी सीखने में लग जाते हैं, वो अच्छी तरह से हिंदी भी सीख लेते हैं। उनके घर में नियम था, सब अंग्रेजी ही बोलते थे और उनके पापा भी सबको अंग्रेजी बोलने के लिए प्रेरित करते थे। उनके भाई बहन भी घर में अंग्रेजी ही बोलते थे। उनके बावजूद भी उनको उसके घर का जो वातावरण था वो उनको अनुकूल नहीं आता था। वो क्रांतिकारी विचारों के थे। उनके घर में इतनी सारी उनकी असर थी विदेशी की, फिर भी वो एक स्वदेशी इंसान बने, क्रांतिकारी बने। उनके विचार है वो इस तरह से उन्होंने व्यक्त किए, वो क्रांतिकारी और स्वदेशी विचारों के थे। तो वो बचपन से ही अपने ऐसे विचार रखते थे। तो इनके बारे में हमें यहाँ लेखक ने बताया है। तो आगे मैं आपको चैप्टर समझा रही हूँ। असहयोग की एक लहर आई और देश उसमें बह गया। शेखर भी उसमें बहने की चेष्टा करने लगा और जब नहीं बह पाया तब हाथों से खेकर अपने को बहाने लगा। जब असहयोग आंदोलन हमारे देश के अंदर चल रहा था तब वो हमारे देश के सभी लोग उसके रंग में रंग गए। शेखर भी इसमें रंगना चाहता था पर उसकी कुछ मर्यादाएं थी, इसलिए वो इसमें नहीं रंग सकता था। तो उसने विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए। जो 2-4 मोटे देशी कपड़े उसके पास थे वही पहनने लगा। बाहर घूमने मिलने जाना उसने छोड़ दिया क्योंकि इतने देशी कपड़े उसके पास नहीं के बराबर जा सके। प्रायः दोपहर को वह ऊपर की एक खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता और बाहर देखा करता। कभी दूर से जब बहुत से
कंठों की संवेद पुकार उस तक पहुंचती। क्या होता कि वो इस आंदोलन में भाग नहीं ले सकता था, उसकी कुछ मर्यादाएं थी, क्योंकि उनके घर के अंदर कुछ नियम थे, वो बाहर इस तरह से उनमें भाग नहीं ले सकता था, क्योंकि उनके पिताजी को मंजूर नहीं था। तो उसने क्या कहा, वो इस तरह से भाग नहीं ले सकता था, तो उसने घर में ही अपने सारे जो विदेशी कपड़े थे वो उसने त्याग दिए। यहाँ लिखा है उसने विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए। उनके पास देशी कपड़े बहुत कम थे, वही वो पहनता था, और इसी वजह से वो बाहर नहीं जा सकता था, किसी को मिलने नहीं जा सकता था, घूमने नहीं जा सकता था। तो उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, अपने आप को घर में ही रख कैद किया, यानी घर में ही रहना उसने पसंद किया। कैद तो नहीं था वो, पर उसने घर में ही रहना पसंद किया, और घर की खिड़की में बैठकर वो सारे नारेबाजी जो चल रही थी उसमें असहयोग आंदोलन की वो सुनता था। गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला, इस तरह के नारे बज रहे थे वहां। तब उसके प्राण पुलकित हो उठते और वह भी अपनी खिड़की से पुकार उठता, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला। जब वो अपनी खिड़की पर बैठकर इस तरह के नारे सुनता था तो उनके अंदर भी क्रांतिकारी का, वो एक क्रांतिकारी था ना, तो उनके अंदर भी असहयोग आंदोलन का भाव उठता था, वो भी अपने देश के प्रति कुछ करना चाहता था। तो इस तरह उस समय गांधी जी का बहुत बोलबाला चल रहा था, तो उसी तरह नारा चलता था, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला। तो वो सुन लेता था, तो वो भी अपनी खिड़की से वहां से बैठा बैठा वो भी बोलने लगता था। ये सुनकर वो पुलकित हो जाता था, उनका मन खुश हो जाता था। इससे आगे वह जा नहीं सकता था, घर से अनुमति नहीं थी, लेकिन अनुमति का न होना ही तो एक अंकुश था जो निरंतर उसे कोई मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित किया करता था। क्या होता था, उसको बाहर न जाने का अंकुश था उसके घर में, वही एक, तो वही अंकुश उसको निरंतर नया नया मार्ग ढूंढने की प्रेरणा देता था। माँ के अतिरिक्त सब लोग बाहर गए हुए थे। माँ ऊपर कोठे पर बैठी हुई थी। शेखर ने घर के सब कमरों में से विदेशी कपड़े बटोरे और नीचे एक खुली जगह ढेर लगा दिया। फिर लैंप में लाकर उन पर मिट्टी का तेल उड़ेला। तेल का पीपा नौकरों के पास रहता था, वहां जाने की हिम्मत नहीं हुई और आग लगा दी। आग एकदम भभक उठी, शेखर का आह्लाद भी भभक उठा। वह आग के चारों ओर नाचने लगा और गला खोलकर गाने लगा। क्या हुआ, शेखर बाहर तो कहीं जा नहीं सकता था, तो उसने क्या किया, एक बार उसके घर में कोई नहीं था, वो और उनकी माँ दोनों ही थी, तो उनकी माँ ऊपर थी, तो सारे कमरों में से झाँकर विदेशी कपड़े ले आता है और सारे कपड़े का एक ढेर बनाकर सभी लैंप के अंदर जो दिया होता है ना लैंप, उसके अंदर जो तेल था वो सारे कपड़ों के ऊपर डाल देता है, फिर उसमें आग लगा देता है और सारे कपड़े जल जाते हैं। और उनको देखकर वो इतना खुश हो जाता है, तो उनके आसपास वो नाचने लगता है, अपना गला खोलकर जोर जोर गाने लगता है। गांधी का बोलबाला दुश्मन का हो मुकाला, इस तरह से वो चिल्लाने लगता है। थोड़ी ही देर में माँ आ गई और थोड़ी ही देर में शेखर के गाल भी मानो विदेशी हो गए, जलने लगे, लेकिन ढेर राख हो गया था। क्या हुआ, उसकी माँ आई और उनको जोर से मार दिया। शेखर के मन में विदेशी मात्र के प्रति घृणा हो गई। उसने देखा कि हमारी नस नस में विदेशी का प्रभुत्व है, नहीं आतंक भरा हुआ है। उसे पुरानी बातें भी याद आई और नई भी। वह देखने लगा, उसे यह भी ध्यान हुआ कि पिता उसे घर में भाइयों से अंग्रेजी में बात करने को कहा करते हैं, यह भी कि वह शैशव से अंग्रेजी बोलना जानता है, पर हिंदी अभी सीख रहा है। उसकी पहली आया ईसाई थी और अंग्रेजी ही बोलती थी। उसका पहला गुरु जिसके साथ उसे दिन भर बिताना होता था, एक अमेरिकन मिशनरी था जो पढ़ता चाहे
पता चाहे कुछ नहीं। क्या कहा? शेखर को अंग्रेजी की बातों से, विदेशियों से उनको घृणा हो गई थी। उसको किसी भी बात में अच्छा नहीं लगता था। उनको अपने देश के प्रति अच्छा लगता, देश की चीजें और देश की भाषा उनको अच्छी लगती थी। तो उनकी नस नस में विदेशी का प्रभुत्व हो गया था, ऐसा उनको लगता था, क्योंकि उनके घर के अंदर उनके पिताजी का यही उन्होंने वातावरण बना के रखा था। उनके पिताजी यही चाहते थे कि उनके बच्चे उनके ऊपर अंग्रेजों का बहुत बड़ा प्रभुत्व था, इसलिए वो भी चाहते थे कि उनके बच्चे अंग्रेजी ही बोले, अंग्रेजी ही सीखे। उनकी जो आया थी वो भी एक ईसाई थी, जो सारा दिन उनके साथ अंग्रेजी में ही बात करती थी। इसलिए बचपन से ही शेखर को अंग्रेजी बोलना आता था, पर उनको वो पसंद नहीं था, इसलिए अभी वो हिंदी सीख रहा था। उनका पहला जो टीचर था वो भी अंग्रेजी का था, वो पढ़ाता कुछ नहीं, फिर भी वो अंग्रेजी पर ज्यादा प्रभुत्व देता था। दिन भर अंग्रेजी की शिक्षा तो देता था। शेखर ने देखा कि यदि मातृभाषा वह है जो हम सबसे पहले सीखते हैं, तब तो अंग्रेजी ही उसकी मातृभाषा है और विदेशी ही उसकी माँ। उसके आत्माभिमान को बहुत सख्त धक्का लगा, जिससे मैं घृणित समझता हूँ। उसी विदेशी को माँ कहने को बाध्य हूँ। उसने उसी दिन से बड़ी लगन से हिंदी पढ़ना आरंभ किया और चेष्टा से अपनी बातचीत में से अंग्रेजी शब्द निकालने लगा। अपनी आदतों में से विदेशी अभ्यासों को दूर करने लगा। क्या हुआ? धीरे धीरे उनको विदेशी भाषा अच्छी नहीं लगती थी। वो ऐसा समझता था कि वही उनकी मातृभाषा है, पर वो विदेशी भाषा है, उनकी मातृभाषा नहीं। वो ऐसा मानता था कि विदेशी ही उनकी माँ बन गई है। तो हकीकत में वो ऐसा नहीं चाहता था। वो चाहता था कि वो अपनी मातृभाषा सीखे और धीरे धीरे उन्होंने हिंदी सीखना शुरू कर दिया और हिंदी का प्रभुत्व उनका बढ़ गया। और वो जो अंग्रेजी भाषा बोलते थे, धीरे धीरे उनमें से उन्होंने अंग्रेजी बोलने का शब्द जो था वो सारे शब्द निकाल दिए और हिंदी का अभ्यास करने लगे, हिंदी अच्छी तरह से सीखने लगे। और अपने हिंदी ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए और गांधी के प्रति अपनी श्रद्धा जिसे व्यक्त करने का और कोई साधन उससे प्राप्त नहीं था, प्रकट करने के लिए उसने एक राष्ट्रीय नाटक लिखना आरंभ किया। जीवन में देखे हुए एकमात्र खेल की स्मृति अभी ताजी थी, इसलिए उसे लिखने में विशेष कठिनाइयां नहीं हुई। प्रस्तावना तो झोंकी त्यों हथियाली, केवल कहीं कहीं कुछ मामूली परिवर्तन करना पड़ा। उसके बाद नाटक आरंभ हुआ। एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत का विराट स्वप्न, जिसके राष्ट्रपिता गांधी है और सिद्धि के लिए साधन है। अनवरत कताई और बुनाई, विदेशी माल और मनुष्य का परित्याग और प्रत्येक अवसर पर दूसरा गाल आगे कर देना। सत्य हरिश्चंद्र का इंद्रलोक आरंभ से हटकर अंत में आ गया था। अपने ऊपर शेखर की प्रतिभा द्वारा सूर्यास्त के सुनहरे टापू की छाप लेकर शेखर के नाटक का अंतिम दृश्य था स्वाधीन और बाधाहीन भारत, एक स्थूल आकार प्राप्त सपना। इस तरह शेखर ने अपना पहला नाटक लिखना शुरू किया और वो नाटक अपना पूर्ण किया उन्होंने। किस तरह? तो कि नाटक, उसने जो नाटक लिखा उसके अंदर उसके बचपन के अंदर उसने एक नाटक देखा था, उसको याद करके सब कुछ उसने लिख दिया। ऐसे ही उसकी प्रस्तावना बना ली, क्योंकि वो चाहते थे कि हिंदी का ज्ञान वो प्रमाणित करना चाहते थे। उनको हिंदी इतनी आती है, वो और तो कुछ नहीं कर सकते थे स्वाधीनता के लिए। वो किसी तरह के इस तरह के आंदोलनों में गांधी जी के साथ नहीं जुड़ सकते थे, पर उनसे उनको बहुत सारी प्रेरणाएं मिली थी। इसलिए उन्होंने एक नाटक लिखना शुरू कर दिया और उसके अंदर विषय भी ऐसे ऐसे लिखे। देखो, अनवरत कताई और बुनाई, विदेशी माल और मनुष्य का परित्याग, इस तरह का उसने सब कुछ उनके अंदर विषय वस्तु रखा। सत्य हरिश्चंद्र की बात की, इंद्रलोक आरंभ से हटकर अंत में आ गया था। ये सारी बातों को उन्होंने अपने दिमाग में इकट्ठा करके इस तरह से उन्होंने अपना नाटक लिख डाला। फिर है नाटक पूरा हो गया। शेखर ने सुंदर विदेशी शायरी से उसकी
प्रतिलिपि तैयार की और उसे अपनी पुस्तकों के नीचे छिपाकर रख दिया। पहले साहित्यिक प्रयत्नों की गति उसे अभी याद थी, इसलिए उसने अपना यह नाटक, यह अमूल्य रत्न किसी को नहीं दिखाया, सरस्वती को भी नहीं। और हर समय जहां वह जाता, उसके मन में एक ध्वनि गुंजा करती, मैं शेखर हूँ, एक अपूर्व नाटक का लेखक चंद्रशेखर, और मैंने अकेले ही बिना किसी की सहायता के अपने हाथों से उसका निर्माण किया है। स्वाधीन बाधाहीन भारत के उस चित्र का मैंने यानी शेखर के पिता एक दिन, वो कहते हैं कि इस तरह का नाटक उसने लिखा है। हर दिन वो किसी को उसने नहीं बताया कि मैंने इस तरह का नाटक लिखा है, और वो कहते हैं कि मैं चंद्रशेखर, मैंने ये नाटक लिखा है, मैं एक करना चाहता था। मैं कौन हूं? तो कि मैं एक शेखर हूं, उनका नाटक लेखक चंद्रशेखर। इसी तरह से वो अपने याद को याद करा करे। स्वाधीन बाधाहीन भारत के उस चित्र का मैंने वर्णन किया है। वो एक ऐसा भारत चाहते हैं जो स्वाधीनता से भरपूर हो, इनमें कोई बाधा न हो, और वो सारी बातें उन्होंने अपने नाटक में लिख दी। शेखर के पिता एक दिन के दौरे पर जा रहे थे और शेखर साथ था। बांकीपुर की स्टेशन पर सामान रखकर पिता और पुत्र वेटिंग रूम के बाहर टहल रहे थे। शेखर कुछ आगे, पिताजी पीछे पीछे। पास से एक लड़का आया और शेखर की ओर उन्मुख होकर अंग्रेजी में बोला, तुम्हारा नाम क्या है? शेखर ने सीट से पैर तक उसे देखा। लड़का एक अच्छा सा सूट पहने था, सिर पर अंग्रेजी टोपी और उसके स्वर में अहंकार था। शायद वह अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता था। क्या वो एक बार शेखर अपने पिताजी के साथ जाता है तो स्टेशन पर कोई एक लड़का मिलता है जो अंग्रेजी में उनके साथ उनको पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, पर शेखर को अंग्रेजी से नफरत है, इसलिए वो कोई आंसर नहीं देता, उनको पैर से सिर तक देखता रहता है, क्योंकि उसको अपनी अंग्रेजी भाषा का बहुत ही अभिमान था। वो दिखाना चाहता था कि उनको अंग्रेजी अच्छी तरह से आती है। शेखर को प्रश्न बुरा और अपमानजनक लगा। उसने उत्तर नहीं दिया, कुछ इसलिए भी नहीं दिया कि पीछे पिता थे और पिता की उपस्थिति में बात करते वह झिझकता था। उस लड़के ने समझा उसका सामना करने वाला कोई नहीं है, यह लड़का शायद अंग्रेजी जानता ही नहीं है। उसने तनिक और रौब में कहा, My name is, do you go to school? मेरा नाम है, तुम स्कूल में पढ़ते हो? शेखर के पिता वहां न होते तो वह प्रश्न का उत्तर चाहे न देता, पर हिंदी में कुछ उत्तर अवश्य देता। उसके मन में यह संदेह उठ भी रहा था कि वह लड़का शायद कोई पाठ ही दोहरा रहा है, अंग्रेजी उतनी जानता नहीं। पर उसने घृणा से उस लड़के की ओर देखा, उत्तर कोई नहीं दिया। वो जानता था कि वो लड़का इतना अच्छा नहीं अंग्रेजी बोलता, उनको अच्छी आती थी, फिर भी वो जवाब नहीं देना चाहता था। एक वजह ये थी, उनको अंग्रेजी से नफरत थी, और दूसरी वजह थी कि उनके पिताजी के होने के कारण वो थोड़ा झिझक भी रहा था। इसलिए वो उनका आंसर नहीं देता। पिता के क्रुद्ध स्वर ने कहा, शायद उस लड़के को जताने के लिए कि मेरा लड़का अंग्रेजी जानता है, जवाब क्यों नहीं देता। शेखर और भी चिढ़ गया और भी चुप हो गया। वह लड़का मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। पिता ने कहा, इधर आओ शेखर। उनके पीछे पीछे वेटिंग रूम में गया तो पिता ने उसका कान पकड़कर पूछा, जवाब क्यों नहीं दिया? मुंह दूर गया है, मुंह टूट गया है, सॉरी। तो क्या होता है, जब उस लड़के को शेखर जवाब नहीं देता तो उनके पिताजी गुस्सा होते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता। वो जानते हैं कि उसके बेटे को अंग्रेजी आती है, फिर भी शेखर ने जवाब नहीं दिया। इसलिए वो वेटिंग रूम में उनको अंदर उनके पास बुलाते हैं और कहते हैं कि तुमने इनका आंसर क्यों नहीं दिया? तुमको आता था फिर भी नहीं दिया, क्या तुम्हारा मुंह टूट गया है? इस तरह का सवाल करते हैं। तभी ट्रेन आ गई और शेखर कुछ उत्तर देने से या उत्तर न देने की गुस्ताखी करने से बच गया। दूसरे दिन घर पर पिता ने माँ से कहा,
सब बुद्धू है, किसी के सामने तो बोल नहीं निकलता। शेखर ने सुन लिया। क्या हुआ, जब उनके पिताजी ने उनको सवाल किया तो ऐसे में ही ट्रेन आ जाती है और उनको जवाब देना नहीं पड़ता, वो जवाब देने से बच जाते हैं। फिर वो घर आते हैं और शेखर के पिताजी उनकी माँ को बताते हैं कि हमारे जो लड़के हैं वो सारे के सारे बुद्धू हैं, वो किसी के सामने कुछ भी बोल नहीं पाते। और ये बात शेखर सुन लेता है। तो यहाँ तक हमारा ये चैप्टर है, यहाँ हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। आगे मैं आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज हम करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हमें लेखक बताते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जो हमारे महान क्रांतिकारी थे, उन्होंने भी आज़ादी की लड़त में बड़े होकर फिर भाग लिया था। बचपन में वो नहीं कर सकते थे, उनके ऊपर गांधी जी का बहुत प्रभुत्व रहा था। उनको सुन सुनकर उनके अंदर क्रांतिकारी विचार जागे थे और एक महान क्रांतिकारी थे चंद्रशेखर आज़ाद। पर जब वो बचपन में थे तभी से उनके विचार इस तरह के थे। उनको अपने देश के प्रति बहुत सारी, वो चाहते थे कि अपना देश भी स्वाधीन बने, वो भी स्वाधीनता की इस आंदोलन में जुड़ना चाहते थे। पर वो छोटे थे इसलिए जुड़ नहीं सकते थे और उनके घर में इस तरह की पाबंदी थी कि वो किसी भी इस तरह के आंदोलनों में नहीं जा सकते थे। उनके घर में अंग्रेजी का यानी कि विदेशों का प्रभुत्व ज्यादा था। अंग्रेजी भाषा का, अंग्रेजी चीजों का, स्वदेश का इतना प्रभुत्व नहीं था, इसलिए वो इससे किसी काम के अंदर जुड़ नहीं पाते थे। पर उनके विचार है वो बचपन से ही क्रांतिकारी विचार के थे। वो अपने स्वदेशी को मानते थे, स्वदेश का प्रभुत्व उनके ऊपर था। वो अपने देश के ऊपर, अपने देश की भाषा को भी वो सीखने कर उनको ही बोलना चाहते थे। वो अंग्रेजी भाषा को नहीं बोलना चाहते थे, उनको आती थी फिर भी वो उनको अपनाना नहीं चाहते थे। वो देश को ही, उनके देश की जो भाषा है, उनकी जो मातृभाषा है, उन्हीं को वो अपनाना अच्छी बात समझते। तो पहले से ही उनको अपने देश के प्रति इतना लगाव रहा है, बचपन से ही उनके विचार है वो क्रांतिकारी रहे। बड़े होकर वो बहुत बड़े क्रांतिकारी बनते हैं। हमारे देश के आंदोलनों में, हमारी आज़ादी के आंदोलनों में उनका भी बहुत महत्वपूर्ण भाग रहा है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं और आज हम उनको चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से भी जानते हैं। वो बहुत बड़े क्रांतिकारी बन गए। अभी तो वो नहीं है, पर ये हमारा जो चैप्टर है यहाँ समाप्त होता है और इन्हीं के साथ मैं आज का वीडियो भी संपूर्ण करती हूँ। आगे की वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। आज का हमारा वीडियो